हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। बेटा हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं। फर्स्ट था हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते थे? मोनोडेंटेट लिगेंड। फिर हम लोगों ने देखा बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर एक ही लिगेंड के दो डिफरेंट एटम दो बार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें एंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करें, ऐसे लिगेंड्स को हम लोगों ने बोला था बाइडेंटेट लिगेंड। अब हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड के बारे में। पॉलीडेंटेट लिगेंड में ट्राइडेंटेट, फिर टेट्राडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट लिगेंड भी हो सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है उसे हम बोलेंगे मोर देन टू या टू और मोर देन टू इलेक्ट्रॉन पेयर को जो लिगेंड डोनेट करे एंड दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करे, उसे हम लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड बोल सकते हैं। इवन इवन हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड को भी पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। समझ में आया? अब देखते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड में सबसे पहला है डाइएथिलीन ट्राइअमाइन, जिसे हम लोग प्यार से लिखते हैं डाइइन। क्या लिखते हैं? डाइइन, जो क्या है? ट्राइडेंटेट है। अब इसको थोड़ा सा समझो आप। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि CH2 बॉन्ड CH2 ये क्या है? इथिलीन। क्या है? इथिलीन। और ये CH2 बॉन्ड CH2 ये भी क्या है? इथिलीन। तो कितनी बार इथिलीन है यहां पर? दो बार इथिलीन है। और ये इथिलीन का कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहां पर भी ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हुआ क्या? यहां पर तीन बार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट ये कर रहा है। तो यहां पर NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, यहां पर NH डोनेट कर रहा है, जबकि यहां पर NH2 डोनेट कर रहा है। तो है तो ये पूरा एक ही लिगेंड, बट उसमें तीन ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। इसका पूरा नेम है डाइइथिलीन ट्राइअमाइन, जिसे हम लोग प्यार से डाइइन बोलेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था चिलेट के बारे में। चिलेट भी बोलते हैं, किलेट भी बोलते हैं उसे, राइट? चिलेट या किलेट क्या होता है बेटा? ये एक टाइप की रिंग होती है। क्या होती है? रिंग। ऐसे लिगेंड जो पॉलीडेंटेट होते हैं, जब भी वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं तब रिंग फॉर्म हो जाती है। जैसे कि मैं आपसे डिस्कस करूं EN। अब इससे आपको EN तो आप जानते ही हो। इसे हम लोग बोलते हैं इथिलीन डाइअमाइन। CH2 बॉन्ड CH2 एंड यहां पर होता है NH2 एंड यहां पर होता है NH2। तो यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और यहां पर है मेटल। क्या है? मेटल। मेटल या मेटलिक आयन। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो कितनी बार डोनेट करे? दो बार डोनेट करे। तो इसे बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। लेकिन दो बार डोनेट करने से ये मेटल को इंक्लूड करके ये पूरा एक साइकिल फॉर्म हुआ कि नहीं? एक रिंग फॉर्म हो गई। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद रिंग फॉर्म करे, क्या फॉर्म करे? रिंग फॉर्म कर ले, तो उसे हम लोग किलेट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? किलेट वो है जो रिंग फॉर्म करे। एंड दूसरी चीज, किलेट में नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो ज्यादा फॉर्म होंगे। जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा फॉर्म होंगे तो वो एनर्जी ज्यादा रिलीज कर लेगा। एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा तो कम एनर्जी अब इसके पास बचेगी। कम एनर्जी बचेगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपको इतना याद रखना है कि किलेट जो होता है या चिलेट जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? देखो, थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने दो चीजें देखी है। एक फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड सेकेंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। फॉर्मेशन जब बॉन्ड का होता है तब एनर्जी रिलीज होती है, एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मींस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, तब एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जब एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तो वो होता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस। समझ में आ रहा है? उसे बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस एक्चुअली।
जबकि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, कम, ओवरऑल एनर्जी कम तो अब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ेगी। तो इतना याद रखना है कि जब जब किलेट फॉर्म होता है स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ रिंग फाइंड कैसे करें, नंबर ऑफ रिंग फाइंड कैसे करें, तो आपको याद रखना है सिर्फ इतना, डेंटिसिटी -1, डेंटिसिटी -1 कर लो, आपको नंबर ऑफ रिंग मिल जाएगी, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ईएन की डेंटिसिटी कितनी, डेंटिसिटी का मतलब है ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, आंसर इज 2। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है दैट मीन्स इसकी डेंसिटी हो जाएगी 2। तो डेंसिटी 2 -1, तो यहां पर एक ईएन एक रिंग फॉर्म कर सकता है, तो देखो यहां पर एक रिंग बना सकता है। अब हम लोग बात करें इसकी डाई इन की, डाई इन की डेंसिटी कितनी है बेटा, 3। अब डाई इन के अंदर देखा जाए तो 3 डेंसिटी है, तो 3 -1 करके नंबर ऑफ रिंग फाइंड करें तो 2 रिंग फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहां पर ये एक रिंग बनी और ये एक दूसरी रिंग बनी, तो 2 रिंग ये बना सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो नंबर ऑफ रिंग फाइंड करने का ये तरीका है, डेंसिटी -1 कर लो, आपको नंबर ऑफ रिंग मिल जाएगी। देन आफ्टर यहां पर और एक ऑप्शन देखो, ये है इथिलीन, अगेन ये है इथिलीन, और अगेन आगे भी है इथिलीन। तो ये हमारे इथिलीन है, कितने हैं, 3, तो जिसे लिख सकते हैं ट्राई इथिलीन। लेकिन अमाइन कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहां पर लिख सकते हैं ट्राई इथिलीन टेट्रा अमाइन, जिसे हम लोग प्यार से लिखेंगे ट्राइन। क्या लिखेंगे, ट्राइन। इट इज अ टेट्राडेंटेट, ये 4 बार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसमें नाइट्रोजन 4 बार है, तो ये चारों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे बेटा, डोनेट करेंगे। समझ में आ रहा है? 4 बार डोनेट करेंगे तो यहां पर ये एक साइकिल, यहां पर एक दूसरी, और यहां पर ये तीसरी, तो यहां पर 3 रिंग फॉर्म हो रही है, इसलिए इसको हम लोग ट्राइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइन। दैट इज अ टेट्राडेंटेट। अंडरस्टूड? समझ में आया पॉइंट? तो ये चीजें जो है वो आपको समझनी है कि कौन कितनी रिंग बना सकता है। अब यहां पर हम लोगों को डिस्कस करना है, दैट इज अ ईडीटीए। ईडीटीए के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, -4। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, -4 चार्ज, जबकि ईडीटीए है क्या, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैविंग अ -4 चार्ज। आपको ये चीज याद रखनी है, CH3COO-, इसे हम लोग एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटेट, और इसे प्यार से हम शॉर्ट में ACO- भी लिखते हैं। एसीटेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, ACO- भी इसे लिखा जाता है। तो यहां पर ये एक एसीटेट है, यहां पर ये दूसरा एसीटेट है, यहां पर ये तीसरा एसीटेट है, और यहां पर ये चौथा एसीटेट है। टोटल 4 टाइम एसीटेट है। दूसरी चीज यहां पर ये इथिलीन है बेटा, तो इथिलीन एक है, और ये अमाइन है, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो दिस इज इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन, फिर 2 नाइट्रोजन को बोलेंगे डायअमाइन, एंड टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4 एसीटेट। तो देखो इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, इसको शॉर्ट्स में लिखते हैं EDTA, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। इट हैविंग अ -4 चार्ज, -4 कहाँ है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो यहां पर -4 चार्ज आता है। अब दूसरी चीज, इसे हेक्साडेंटेट क्यों बोलते हैं, तो कहीं पर भी आपने मेटल रख ली जैसे कि मैं यहां पर एक मेटल को रखूं, कोई भी आयन है मेरे पास में मेटल प्लस का, ये ऑक्सीजन भी इस मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और यहां पर ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये एक, यहां पर ये दूसरा, फिर ये तीसरा,
चौथा और पांचवा साइकिल बन रहा है। तो टोटल यहां पर 5 रिंग बन रही है। तो यहां पर नंबर ऑफ रिंग को जरा चेक करिए। नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू डेंटिसिटी -1, ये रहा फॉर्मूला। अब ये हेक्साडेंटेट है तो डेंटिसिटी इसकी 6 है, -1 कर लू बेटा तो ये कितने रिंग बनाएगा? 5। दिख रहा है आपको 5 रिंग? बिल्कुल दिख रहा है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कौन कितनी नंबर ऑफ रिंग्स बना सकता है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। दिस इज अबाउट द पॉलीडेंटेट लिगेंड। यू कैन से द बाइडेंटेट लिगेंड, tridentate ligand and tetradentate or hexadentate all are we are counting as a polydentate ligand। सबको हम लोग polydentate ligand के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अब उसके बाद आता है हमारा ambidentate ligand। ये थोड़ा सा ध्यान रखने जैसा है। ambidentate ligand मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स के तो उसमें ये एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब मान के चलो हम लोग जनरली लिखते हैं CN-, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये CN- लिखने के लिए तो लिखते हैं, बट माइनस चार्ज होता किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर। मींस इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है कार्बन ने। अब आपको यह भी पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से होते हैं, तो यहां पर ये 3 और एक यहां पर होगा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन के ये 3 और यहां पर 2 होंगे। अब कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो वो गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन भी तो कार्बन के पास होगा। तो इस तरह की कंडीशन अभी कुछ है। अब यहां पर कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। यहां पर माइनस चार्ज लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। होगा क्या, यहां पर जब मेटल या मेटेलिक आयन होगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है, जिसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। या फिर इसको उल्टी तरीके से लिखा जाए, एन ट्रिपल बॉन्ड C-। कार्बन के पास यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट डोनेट करने वाला एटम चेंज हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसने भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। दोनों केस में CN, बट एक बार कार्बन डोनेट कर रहा है जबकि दूसरी बार नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन भी डोनेट कर रहा है साथ में नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक टाइम पे कोई एक ही एटम डोनेट करेगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो अब एक ही लिगेंड के 2 डिफरेंट एटम एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, जबकि दूसरे टाइम पे कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग CN जैसे लिगेंड को हम लोग नाम देते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं बेटा? एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड है क्या? जहां पर कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, जहां पर नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। समझ में आया? दूसरी चीज, यहां पर जब तक कार्बन है, डोनेशन वाला या डोनर कार्बन है, तो उसे हम लोग लिखेंगे, देखो यहां पर कार्बन है तो उसे लिखेंगे साइनिडो, या साइनो भी लिख सकते हो आप लोग। साइनाइडो या साइनो दोनों चीज आप लिख सकते हो। यदि डोनर नाइट्रोजन है तो उसे बोलेंगे आइसोसाइनाइडो। यहां पर इसको CN लिखा जाता है, इसको NC लिखा जाता है, दोनों में फर्क है। आइसोसाइनाइडो या साइनाइडो, कार्बन डोनेट कर रहा है साइनाइड में तो साइनाइडो बोलेंगे, साइनाइड में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो उसे आइसोसाइनाइडो बोलेंगे। क्लियर? यदि यहां पर OCN है, देखो आप लोग OCN, और OCN के अंदर ऑक्सीजन डोनर है, डोनर इज ऑक्सीजन, इन दैट केस इसे बोलेंगे साइनेटो। क्या बोलेंगे? साइनेटो बोलेंगे। या फिर उसे हम लोग साइनेटो O बोल सकते हैं। साइनेटो O, दैट मीन साइनेटो के अंदर ऑक्सीजन डोनर है। ये O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लू, N उल्टा लिखू, N पहले लिखू, फिर C लिखू, फिर O, मीन्स NCO लिखू,
जिसमें डोनर कौन बन गया, नाइट्रोजन। डोनर कौन था यहां पर, ऑक्सीजन। डोनर यदि नाइट्रोजन बन गया तो आइसो वर्ड आगे आ जाएगा, आइसो साइनेटो, जिसे आप लोग साइनेटो एन भी लिख सकते हो, एन इट रिप्रेजेंट द डोनर। देन आफ्टर एस सी एन, एस सी एन में एस माइनस डोनर है तो उसे बोलेंगे थायोसाइनेटो। क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो, या फिर थायोसाइनेटो एस भी बोल सकते हैं, थायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो एस भी बोल सकते हैं। यदि डोनर नाइट्रोजन है, यदि डोनर नाइट्रोजन है तो उसे बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। समझ में आया, बात तो यही है, एस सी एन लिखो या फिर इसे मैं एन सी एस लिखो, मैंने सिर्फ उल्टा कर दिया, यहां पर डोनर सल्फर था, यहां पर नाइट्रोजन है, तो थायोसाइनेटो एस लिखा जाएगा, जबकि यहां पर आइसोथायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो एन लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि डोनर कौन है, नाइट्रोजन। सिमिलरली NO2 के अंदर ऑक्सीजन डोनर है, ONO लिख सकते हैं या फिर आप NO2 लिख सकते हो। यदि डोनर ऑक्सीजन है तो उसे नाइट्राइटो या फिर नाइट्राइटो O लिखते हैं, O रिप्रेजेंट द डोनर, या फिर यहां पर नाइट्रो एंड नाइट्राइटो N भी लिख सकते हो आप, यहां पर डोनर नाइट्रोजन है। तो आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि डोनर स्पीसीज कौन है, डोनर कौन है, बस डोनर पता चल गया, कहानी आसान है। उसके बाद आपको ये नाम याद रखने हैं, जब जब यहां पर देखो एक्सेप्ट दिस फोर्थ वन, ये तीनों के अंदर देखो नाइट्रोजन जब डोनेट कर रहा है तब आइसो वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, आइसो, आइसो एंड आइसो। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन को जरा देखी जाए, देख लेते हैं क्या है, बहुत आसान है। लिगेंड्स विच हैव अ टू डिफरेंट डोनर एटम बट एट वन टाइम वन डोनर एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। मैंने यही बताया था आप लोगों को कि कोई लिगेंड के अंदर दो डिफरेंट एटम डोनर है बट पर्टिकुलर टाइम पे, वन टाइम पे एक एटम ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ओके, एम्बीडेंटेड लिगेंड हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव अ डिफरेंट डोनर एटम। फॉर्मूला तो सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डोनर जो है, डोनर वो डिफरेंट है। समझ में आया पॉइंट। देन आफ्टर है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अब इसका बहुत इजी सा मतलब है, इसमें से आज तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी आपको दिमाग में तो होना चाहिए। ज्यादातर लिगेंड की डेंटिसिटी जो है वो फिक्स है, बहुत सारे लिगेंड ऐसे हैं जिनकी डेंटिसिटी कभी चेंज हो ही नहीं सकती है, लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड भी है जो कंडीशन के हिसाब से अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं अपनी डेंटिसिटी के अंदर। तो ऐसे लिगेंड को फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे, लिगेंड्स विच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी। ऐसे लिगेंड जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए तो SO4 -2, S2O3 -2, CO3 -2, NO3 माइनस एंड CH3COO-। ये जनरली ऐसे लिगेंड है जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, बट कुछ कंडीशन पे इन सम कंपाउंड दे कैन एक्ट एज अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये ज्यादातर तो कैसे होते हैं बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड, बट थोड़े कंपाउंड के अंदर ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। एग्जाम्पल यहां पर लिखा गया है CONH3 5SO4, इसको जरा आप गौर से देखो, CONH3 5SO4, तो ये जो SO4 दिख रहा है आपको ये लिगेंड है, तो SO4 2- है, इसमें एक्ट एज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। बट COEN ट्वाइस SO4 लिखा जाए तो ये यहां पर जो SO4 है वो -2 ही है, बट इट इज एक्ट एज अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, इसीलिए ऐसे लिगेंड को हम लोग फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। अब जो कहानी मैं बताने वाला हूं, अब जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो फंस जाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, मैं जो बताने जा रहा हूँ ये डिटेल या ये क्लासिफिकेशन आपको नॉर्मली कोई नहीं समझाता, और इसकी ज़रूरत नॉर्मली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो है ही नहीं ये डिटेल। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। देखिए, हम लोग जानते हैं कि लिगेंड किसे बोलते हैं। हम लोग लिगेंड्स का मतलब क्या है बेटा? लिगेंड वो है जो मेटल को या मेटेलिक आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ले। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो लिगेंड वो है जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को फॉर्म कर ले, जो क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो बिटवीन लिगेंड एंड मेटल देयर विल बी अ सिग्मा बॉन्ड। अब ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है लिगेंड्स की, और ऐसे लिगेंड जो लिगेंड की डेफिनेशंस को 100% फॉलो करते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल लिगेंड या फिर क्लासिकल लिगेंड बोलते हैं। तो ये नॉर्मल लिगेंड और क्लासिकल लिगेंड क्या है? लिगेंड विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही तो कहानी हमने लिगेंड में भी समझी थी बेटा। OH माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस। ये ऐसे लिगेंड है ये ऐसे लिगेंड है जो ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। बट दूसरा है नॉन क्लासिकल, और ये इंपॉर्टेंट है। नॉन क्लासिकल जिसे हम लोग पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं। देखिए होता क्या है, आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की थोड़ी सी याद यहां पर आनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम बहुत डिटेल में पढ़े थे बेटा, याद है सबको? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, और उस टॉपिक का नेम है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। यदि आप वेट कर लो तो मैं कुछ यहां पर स्पेस दे रहा हूं, आप केमिकल बॉन्डिंग का फुल स्केप निकालो, उसमें से बैक बॉन्डिंग देखो। अभी अभी देखो। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बैक बॉन्डिंग क्या थी। याद आ रहा है कुछ? वहां पर हम लोगों ने समझा था कुछ ऐसा यहां पर मान के चलो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर कोई एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है या कोई एक मॉलिक्यूल है, ए एंड बी मॉलिक्यूल है एग्जांपल के तौर पे। दोनों के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है, दोनों के बीच में ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड तो है ही। लेकिन हो क्या रहा है, ये दोनों आपस में सिग्मा बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन ए के पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ए के पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, एंड बी के पास यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है। होगा क्या, ये ए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा बी के अंदर। तो यहां पर वैसे तो इस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो यहां पर फॉर्म हुआ वो कैसा था? सिग्मा था। और यहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो कैसा है? पाई है कि नहीं बेटा? तो यहां पर जब पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ऐसे बॉन्ड को हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, ऐसे बॉन्ड को बैक बॉन्डिंग बोली जाती है। अंडरस्टूड? अब यही चीज हमको नॉन क्लासिकल लिगेंड के अंदर भी देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान ये रखिए, होता क्या है, यहां पर मेटल है और यहां पर लिगेंड है। लिगेंड ने मेटल को क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर लिया, और ये सिग्मा बॉन्ड तो बन गया। तो वैसे तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। लेकिन अब ये मेटल है, उसके पास एक फील्ड ऑर्बिटल है, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है ऐसे, और ये लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी। तो ज्यादातर केस में लिगेंड डोनर होता है। देखो यहां पर डोनर ही है, और उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। जब ये सिग्मा बॉन्ड बना या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो इन दैट केस ये लुईस बेस था, ये लिगेंड लुईस बेस था, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। जो डोनर होता है वो लुईस बेस होता है, एंड मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो मेटल क्या हो गई बेटा? लुईस एसिड हो गई। बट अब कहानी चेंज हो जाएगी, कहानी में ट्विस्ट आएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें जाएंगे,
जब इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें जाते हैं तो इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। नॉर्मल केस में हम लोग इसे बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर जब ये बैक बॉन्डिंग होती है तो इसे हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। कैसी बॉन्डिंग बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये बैक बॉन्डिंग ही है जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अलग नाम से जानते हैं, दैट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये कैसा बॉन्ड हो गया? पाई। अब मुझे ये बताइए यहां पर एक्सेप्टर कौन है एंड डोनर कौन है? लिगेंड है एक्सेप्टर, तो लिगेंड हो गया एसिड, तो यहां पर पाई एसिड बोलते हैं लिगेंड को। क्या बोलते हैं? पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बोलते हैं। समझ में आया? लेकिन इसकी शर्त यह है कि लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल एंड मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। जब तक ये नहीं पता होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। बोलो समझ में आई बात? अब देखो यहां पर जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं, जो बैक बॉन्डिंग शो करते हैं या सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं, वो है CO, देन NO प्लस, NO प्लस, and then after 1 minute CO, NO plus and then after CN minus। समझ में आया? अब यहां पर यदि मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरा देखिए। मैं आपको समझाना यह चाहता हूं बेटा, नॉन क्लासिकल लिगेंड या एक्सेप्टर, पहले डेफिनेशन फिर एग्जांपल देखो। लिगेंड विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन को, राइट? लेकिन साथ में क्या हो रहा है देखो जरा, एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल, बट साइमल्टेनियसली दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सेंट्रल मेटल आयन थ्रू बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग। एग्जांपल है CO, NO प्लस, CN माइनस, R3P, R3AS। ये दोनों के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, ये तीन को अभी तो समझो आप। तो वो तीन ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखो यहां पर ये तीन ही एग्जांपल मैंने लिखे। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जरा टोटल करते हैं। कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, टोटल हो जाएंगे 14। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, लेकिन प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7, माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो +1, यहां पर भी हो गए 14। ये तीनों 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसके ऊपर अप्लाई होगी MOT। MOT का मतलब क्या है? वेरी गुड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इसके ऊपर अप्लाई होगी। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी यहां पर अप्लाई होने वाली है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जरा याद करवा लो, जरूरत क्या है इसकी समझना, ध्यान से समझना बेटा। अब मान के चलो यहां पर आपको CO दिया है जो बैक बॉन्डिंग बताता है। देखते हैं पहले, आपके पास कोई भी एक मेटल है यहां पर इन द फॉर्म ऑफ प्लस, एग्जांपल के तौर पे इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, ये रही वैकेंट ऑर्बिटल, और यही मेटल के पास यहां पर फील्ड ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। यही मेटल के पास कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। मान के चलो यहां पर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है ये, ओके। ऊपर यहां पर रिप्रेजेंट किया तो नीचे रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे लिखना है तो लिख सकते हो। तो ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है जबकि ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब होगा क्या, समझो जरा। यहां पर आपके पास है लिगेंड बेटा। अब लिगेंड जो है इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर, ये रहा। चलो लिगेंड को मैं एग्जांपल के तौर पे CO ले लेता हूं तो जरा अच्छे से समझ में आएगा। यदि मैं यहां पर ले लूं कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो आप सबको पता है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरफ से डोनेट करता है। 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, जिसमें से 2 सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई, लेकिन उसमें देखा जाए तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, राइट। अब यहां पर होगा क्या कि ये कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे बेटा।
ये कार्बन के पास ऑर्बिटल जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां पर ये इसमें डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। अब कार्बन को जरा देखिए तो कार्बन 6 नंबर का एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो 1s2, एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूं डायरेक्टली 2s1 एंड 2p3। क्या इसमें सेकेंड पाथ में कोई ऑर्बिटल बची है? अभी 2s में 1 एंड 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यहां पर हो गया क्या कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए डोनेशन में, यहां पर डोनेट कर लिए इसने। समझ में आया पॉइंट? विदाउट एक्साइटेड स्टेट भी इसे समझ सकते हो आप लोग। वैसे देखा जाए तो 1s2, 2s2 एंड 2p2, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 है। ये डोनर है जो डोनेट कर लिए किसको? मेटल को। यहां पर देखा जाए तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया एंड ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिए, और यहां पर ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है कोऑर्डिनेट। अब ये कहानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच की आ गई, मेटल के बीच में यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब मुझे ये बताइए, क्या कार्बन के पास, मेटल के पास तो यहां पर लोन पेयर है, बट कार्बन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है? जैसे यहां पर मैं ऐसे लिखूं और इस वैकेंट ऑर्बिटल में यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आए, जिसे हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। क्या ऐसा पॉसिबल है इसमें? बताओ बेटा। बैक बॉन्डिंग होने के लिए कार्बन के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या यहां कहीं आपको वैकेंट ऑर्बिटल दिख रही है कार्बन में? तो नहीं दिख रही। इसका मतलब यह है कि कार्बन के पास कहीं पर वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं दिख रही, तो ये तो नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये होता है। और इसे समझने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एमओटी का। अब बात समझ आई? एमओटी क्या होती है, अब इसको जरा समझते हैं। देखो जरा ध्यान से, आपको पता होगा कि एमओटी के अंदर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते थे बेटा। यहां पर आती थी 1s ऑर्बिटल 2 एलिमेंट की, यहां पर आती थी 2s और फिर आती थी 2p। होगा क्या, यहां पर आएगी सिग्मा 1s, फिर यहां पर सिग्मा स्टार 1s, फिर यहां पर बचेगी सिग्मा 2s, फिर यहां पर बनेगी सिग्मा स्टार 2s, फिर यहां पर बनेगी सिग्मा 2pz, और यहां पर बनेगी पाई 2px, फिर आएगी पाई 2py, देन आफ्टर यहां पर आएगी पाई स्टार 2px विथ पाई स्टार 2py, और सबसे हाईएस्ट लेवल पे आएगी सिग्मा स्टार 2pz। ये तो आप सबको पता है, ये डायग्राम आप जानते हो। अब मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूं, CO की बात कर रहा हूं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने? 14। चलो देखते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन को जब मैं ऐड करूंगा तो 2 यहां पर आएंगे, 2 यहां पर आएंगे, 2 यहां पर आएंगे, 2 यहां पर आएंगे, 2 यहां पर, 2 यहां पर और 2 यहां पर। टोटल करिए, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 एंड 2 14। तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, जिसे हम लोग बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाली स्टार वाली ऑर्बिटल को ABMO, ये भी ABMO है और ये भी ABMO ही है। तो ABMO जो है वो एम्प्टी है। तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो जरा, यहां से जो मेटल के पास से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कार्बन की ABMO के अंदर फील्ड होंगे। अब समझ में आया कुछ? क्योंकि है तो ये मॉलिक्यूल बेटा, तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से समझना होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से जब इसे हम समझेंगे तब पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा सकते हैं। जब इसके अंदर जाएंगे
तो ये कहां पर है, ABMO। ABMO में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और पाई बॉन्ड ये बना रहे हैं, राइट, जिसे हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब होगा क्या, समझने यहां पर है कि आपको ये पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसे तय करते हैं हम लोग, 1/2 NB माइनस NA से निकालते हैं हम लोग, 1/2 NB माइनस NA। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, CO के अंदर, यहां पर ऑलरेडी 3 बॉन्ड तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ABMO के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन ABMO के अंदर जाएंगे तो Na की वैल्यू बढ़ेगी। बोलो बेटा, यहां से जो मेटल के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन आ कहां रहे हैं, कार्बन की ABMO के अंदर, या कार्बन मोनोऑक्साइड की लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की ABMO के अंदर आ रहे हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की ABMO में ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो Na के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये Na क्या है, ABMO के इलेक्ट्रॉन, और ये है BMO के इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, यह है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। जब बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है दोनों का। तो लिख सकते हैं कि यहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। दूसरी चीज, जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड उतना वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो वी कैन राइट हियर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब कम स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड है, उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी कैसी चाहिए, कम। तो वी कैन राइट हियर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलिए, बात समझ आई कि नहीं। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कम हुई, बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई, एंड बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये यहां पर ABMO के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसलिए। यदि यहां पर BMO के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते, इलेक्ट्रॉन एंटर होते BMO के अंदर, तो ये कहानी उल्टी हो जाती। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता, बॉन्ड लेंथ कम होती, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती, एंड बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाती। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सेम चीज किस में होगी, NO के अंदर, सेम चीज किस में होगी, Cn माइनस के अंदर, क्योंकि सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने, 14। तो मेन चीज मुझे जो समझानी थी वो मैं समझा चुका हूं कि ये तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन जा कहां रहे हैं बेटा, जा रहे हैं ABMO के अंदर। ABMO के अंदर जा रहे हैं, इसीलिए इन सब का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। मेटल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है और साथ में पाई बॉन्ड बन रहा है। तो मेटल एंड लिगेंड के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बट कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ ABMO, राइट। अब ये दोनों की बात करते हैं, R3P एंड R3AS। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है बेटा, आप सबको पता है। अब यदि ये नाइट्रोजन जगह फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस जब 3 बॉन्ड बनाएगा R के साथ, तो यहां पर एक लोन पेयर बचेगी और इसके पास D ऑर्बिटल की होगी, क्योंकि ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है। आर्सेनिक 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें 4D ऑर्बिटल होगी, इसमें 3D। तो यहां पर फॉस्फोरस की 3D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, क्योंकि ये वैकेंट होगी। जो काम यहां पर CO के अंदर ABMO ने किया वैकेंट होने से, वो यहां पर 3D करेगी, आर्सेनिक में 4D करेगी, क्योंकि 4D ऑर्बिटल इज अ वैकेंट इन अ आर्सेनिक। समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी नॉन क्लासिकल और पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एसिड क्यों बोलते हैं बेटा, ये गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है उसे हम लोग एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड बेस प्रिंसिपल के अंदर। बट यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है गेन करने के बाद, इसलिए इसे पाई एसिड या फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं।
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी मैं कहना क्या चाहता हूं, राइट। चलिए अब सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर ली है, लेकिन फिर भी एक बार जरा इसके ऊपर नजर डाल देते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, CO एंड मेटल के बीच में सिनर्जिक बॉन्डिंग देखनी है। दे आर ऑफ टू टाइप। पहला देखना है हम लोगों को सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। सिग्मा बॉन्ड डोनेट करने से लिगेंड बना रहा है एंड पाई बॉन्ड ये एक्सेप्ट करके बना रहा है। लिगेंड विच डोनेट देयर लोन पेयर to central metal ion through sigma bond and simultaneously accept electron pair from central metal ion through pi bond। यही तो हमने समझा अभी अभी, राइट। The electronic configuration of CO molecule show that it has a lone pair of electrons on carbon and oxygen atom each। सीधी सी बात है, लोन पेयर दोनों के पास अवेलेबल है। कार्बन एटम कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल M फॉर्मिंग CO मेटल। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। ये कहानी ये है। यहां पर मेटल जो है, आप यहां पर थोड़ा से कंफ्यूज मत होना, ये प्लस का मतलब चार्ज नहीं है। आप सबको पता है, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में साई पढ़ा था, वेव फंक्शन। याद आ रहा है कुछ? वेव फंक्शन पढ़ा था बेटा। अब ये वेव फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, वेव फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी होती है कि नहीं? तो यहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेव फंक्शन जो होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो सिमिलर चार्ज सिमिलर साइन वाले वेव फंक्शन आसानी से मर्ज होते हैं। तो देखो यहां पर ये पॉजिटिव साइन वाला वेव फंक्शन, यहां पर पॉजिटिव, ये दोनों मर्ज होंगे। यहां पर ये कार्बन का डोनर हो रहा है और मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बीच में जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड हो गया कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट सिग्मा, जिसमें कार्बन ने डोनेट किया एंड मेटल ने एक्सेप्ट किया। अब यहां पर ये दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया ये वाला। कार्बन क्या कर रहा है? डोनेट। मेटल क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। अब यहां पर ये मेटल फील्ड देखो, यहां पर जो ये क्रॉस करी है ना, ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पर। यहां वी कैन राइट हियर लोन पेयर। यहां पर भी ये फील्ड ऑर्बिटल है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को इसमें डालेगा ये, या ये लोन पेयर को इसमें डालेगा। दोनों में से कोई एक चीज होगी, ये तो साइमल्टेनियसली दोनों में से कोई एक होती है। ये सिग्मा है और ये ऊपर और नीचे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई। ये तो आपको तभी समझ में आएगा यदि आपको पता है वेव फंक्शन के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग में वेव फंक्शन आप जानते हो, तो ये चीज समझनी आसान है। अब कंक्लूजन क्या निकल के आया? जो मैंने बताया वो ही कंक्लूजन यहां पर भी है। मेटल एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है, याद करो बेटा, मेटल एंड कार्बन के बीच में क्या हो रहा है? मेटल एंड कार्बन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। बॉन्ड एनर्जी क्या करेगी? बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन में सिर्फ एक पॉइंट होता है, दैट इज अ बॉन्ड लेंथ। एक पैरामीटर इनवर्सली होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ये बात करी मैंने मेटल एंड कार्बन के बीच में। यहां पर लिगेंड होता है CO। अब यदि मैं यहां पर मेटल को छोड़ के, इसको छोड़ो, लेकिन कार्बन एंड ऑक्सीजन वाले बॉन्ड की बात करूं, तो मेटल जब डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर किस में जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के ABMO के अंदर। अभी अभी बात करी। इन ABMO के अंदर जाते हैं तो इसमें उल्टा होता है ना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अगेन बॉन्ड ऑर्डर इज 1/2 NB - Na बॉन्ड ऑर्डर। तो Na के नंबर बढ़ेंगे तो BO क्या होगा? कम, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बताइए फटाफट। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी। लेकिन उल्टा बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा?
बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो यही चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है। एम बॉन्ड सी, मेटल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, जो मैंने बताया बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एम एन सी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, देखो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो बाकी के कैरेक्टर भी आप देख सकते हो। कार्बन एंड ऑक्सीजन में बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। एंड सीओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बेटा कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एबीएमओ के अंदर, एबीएमओ के अंदर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर लिख सकते बॉन्ड ऑर्डर कार्बन एंड ऑक्सीजन इज डिक्रीजेस। तो यहां पर लिख सकते CO एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जा रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है सबको? अब हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझेंगे वन वन करके। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO is 1.128 एंगस्ट्रॉम, 1.128 एंगस्ट्रॉम। तो आपको यह बताना है कि what is the bond length, what is the bond length of CO in FeCO5, FeCO5 के अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होगी? यहां पर ऑप्शन है एक 1.118 एंगस्ट्रॉम, दूसरा यहां पर आपके पास ऑप्शन है 1.128 एंगस्ट्रॉम, देन आफ्टर यहां पर आपके पास तीसरा ऑप्शन है 1.198 एंगस्ट्रॉम, एंड यहां पर फोर्थ ऑप्शन है एनी वन ऑफ देम, कोई भी हो सकता है। ओके देखो थोड़ा सा इसमें समझना यह है, हमें बहुत आसान सा सवाल है वैसे, सिर्फ आपको ये देखना है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जब नॉर्मल बॉन्डिंग है उस टाइम पे इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आपको बताई गई है? 1.128 एंगस्ट्रॉम। अब FeCO5 जब बनेगा तो आयरन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन होगा क्या? यहां पर ये एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा एंड ये आयन की जो फील्ड ऑर्बिटल होगी, आयन की जो फील्ड ऑर्बिटल होगी वो डोनेट करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड के ABMO के अंदर, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये बेटा। तो ABMO के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, ABMO के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो आप सबको पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अगेन याद करो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। जब Na में Na के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ABMO के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? बताओ मुझे। बॉन्ड ऑर्डर कम होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो 1.128 एंगस्ट्रॉम से बड़ा बॉन्ड लेंथ आएगा, 118 नहीं हो सकता, 128 एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ये वैल्यू आएगी। तो आंसर यहां पर क्या हो सकता है? थर्ड हो सकता है। बोलो बात समझ आई? नोट करिए, उतने में मैं क्वेश्चन सेकंड लिख लेता हूं। नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2।
चलो क्वेश्चन समझ लो अब। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नंबर ऑफ रिंग्स इन अ गिवन कॉम्प्लेक्सेस। पहला है इसके अंदर K4 FeCN6। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। पहले है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, इसका आयोनाइजेशन कर लो आप। ये बनेगा 4K प्लस एंड साथ में यहां पर बनेगा FeCN6 एंड ये कॉम्प्लेक्स जो पूरा डब्बा है उसके ऊपर आएगा -4 चार्ज। अब आपको सबको पता होना चाहिए, देखो टाइप ऑफ लिगेंड हम पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ लिगेंड पढ़ चुके हैं, तो आपको दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि कौन से लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। यदि आपको ये नहीं पता कि कौन से लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो Cn के ऊपर यहां पर क्या है, -1 चार्ज। ऐसे कितने Cn है, 6 साइनाइड है हमारे पास, तो यहां पर टोटल चार्ज आएगा -6। तो यहां पर -6 चार्ज साइनाइड का आता है। अब जब -6 चार्ज आता है तो उसका आंसर क्या लाना है हमें, -4। -6 का आंसर -4 तब आएगा जब Fe के ऊपर +2 होगा, राइट। तो Fe के ऊपर चार्ज होगा +2, तो यहां पर लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाइंड करिए, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। साइनाइड कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मींस एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर 6 साइनाइड है, 6 बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। नंबर ऑफ रिंग्स याद करो, अभी अभी मैंने नंबर ऑफ रिंग्स फाइंड करना सिखाया है। नंबर ऑफ रिंग्स का मतलब है डेंटिसिटी। क्या मतलब है, डेंटिसिटी -1। साइनाइड की डेंटिसिटी कितनी है, एक साइनाइड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक, तो इसकी डेंटिसिटी 1 में से 1 जाएगा 0। दैट मीन्स ये एक भी रिंग नहीं बना सकता है। समझ में आया पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड कॉम्प्लेक्स कौन सा है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CuNH3 4 टाइम्स एंड आउट ऑफ द बॉक्स इट इज अ SO4। अब इसका आयोनाइजेशन करो बेटा, ये आएगा Cu, यहां पर आएगा NH3 4 टाइम्स, इसके ऊपर चार्ज आएगा +2 एंड यहां पर आएगा SO4 -2, राइट। अब देखो अमोनिया कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट न्यूट्रल, वेरी गुड। तो यहां पर इसका चार्ज तो 0 है, तो जो +2 चार्ज है वही कॉपर का है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर, अमोनिया इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। अमोनिया जब मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ये 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। अगेन नंबर ऑफ रिंग्स फाइंड करिए बेटा। नंबर ऑफ रिंग्स, डेंटिसिटी कितनी, एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, उसमें से 1 चला जाएगा 0, तो इसमें रिंग फॉर्म नहीं हो सकती, आप नोट करते रहना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास CO, यहां पर है En 3 टाइम्स एंड आउट ऑफ द बॉक्स यहां पर गिवन है Cl3। सबसे पहले हम इसका क्या करें, आयोनाइजेशन। जब हम आयोनाइजेशन करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, CO यहां पर मिलेगा En 3 टाइम्स एंड यहां पर 3Cl-, इसके ऊपर चार्ज आएगा +3, राइट। अब जरा समझना है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर पहले तो देखना है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, En कैसा लिगेंड है मुझे बताओ। En इज अ न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड, न्यूट्रल आया तो 0 चार्ज, तो जो कोबाल्ट का चार्ज है वही कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। देन आफ्टर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको पता है En का स्ट्रक्चर क्या है, CH2 CH2 NH2 एंड यहां पर आएगा NH2। यहां पर है कोबाल्ट +3 के फॉर्म में,
यहां से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहां से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये है आपका EN, इथिलीन डाइअमाइन, पता होना चाहिए आपको। अब तो यहां पर एक EN 2 बार बॉन्ड बनाता है, मिस EN इज अ बाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। तो ये 3 लिगेंड है, तो एक लिगेंड यदि 2 बार बॉन्ड बना रहा है तो 3 लिगेंड कितनी बार बॉन्ड बनाएंगे? 6 बार। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 6। एंड देन आफ्टर आएगा नंबर ऑफ रिंग्स। जब नंबर ऑफ रिंग्स यदि हमें फाइंड करने हैं तो डेंटिसिटी -1। EN की डेंटिसिटी कितनी? एक EN कितने बार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है? 2 बार। तो यहां पर आएगा 2 - 1, तो रिंग बनाएगा 1। लेकिन ये रिंग एक EN बना रहा है, ऐसे EN कितने हैं? 3 EN है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिंग आएगी 3। देखो यहां पर मैंने ये EN को रिप्रेजेंट किया है, मैं अब EN ही लिख रहा हूं, मैं अब EN ही डायरेक्टली लिख रहा हूं, पूरा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा। तो 2 EN यहां से एक बार डोनेट करेगा, यहां से ये डोनेट करेगा, ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं? तो इन दैट केस हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर एक रिंग बनी, यहां पर एक रिंग बनी और यहां पर एक रिंग बनी। कितनी रिंग बन रही है? 3। तो इसलिए नंबर ऑफ रिंग आर 3। चले फोर्थ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें है आपके पास Ca, उसके बाद है EDTA। क्या है? EDTA, और ऊपर चार्ज लिखा गया है -2। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। क्या EDTA के बारे में आपको नहीं पता तो प्रॉब्लम हो सकता है। EDTA कैसा लिगेंड है मुझे बताइए। EDTA जो होता है उसके ऊपर चार्ज होता है बेटा -4। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है बट -4 चार्ज रखता है। कैल्शियम के ऊपर चार्ज आएगा +2, तभी तो टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज बच जाएगा -2। तो दैट मीन्स कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया हमारा +2। देन आफ्टर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको पता होना चाहिए EDTA कैसा कंपाउंड है। EDTA को यदि मैं लिखूं यहां पर, तो देखो इथिलीन CH2, समझ में आ रहा है। उसके बाद डाइअमाइन, तो N एंड N। देन आफ्टर यहां पर आएगा CH2COO-, CH2COO-, देन आफ्टर CH2COO- एंड CH2COO-। आप जरा सोचते रहिए यहां पर कि नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ये हो गया हमारा कैल्शियम। अब होगा क्या, यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा, यहां से नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहां से नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो आप लोग देखिए टोटल कितनी बार डोनेशन हुआ? 6 बार। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। एंड देन आफ्टर आ रहा है नंबर ऑफ रिंग्स। क्या आ रहा है? नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ रिंग का मतलब क्या है? डेंटिसिटी -1। डेंटिसिटी कितनी है? 6 -1, तो टोटल यहां पर 5 रिंग बननी चाहिए। देखो एक रिंग ये बनी, एक रिंग ये बनी, एक रिंग ये, एक ये और एक ये। टोटल कितनी रिंग दिख रही है आप लोगों को? टोटल 5 रिंग्स। तो EDTA हमको 5 रिंग बना के दे रही है। बात समझ आई? तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस को समझना था, मैंने आपसे डिस्कस करी है सारी चीजें। आप पूरे क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छे से, जल्दी करिए और चीजों को अच्छे से लिखते रहिए, इसे याद करना पड़ेगा आपको। ओके, चीजें ऐसी है इसमें कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में तो बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो ये सारी चीजें में से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आता है, इसमें से कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में से क्वेश्चंस नहीं आएगा। हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ये आपको याद करना है, मींस 100% याद करना है। ओके बेटा, आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। और आपको पता आज ये चला होगा कि लिगेंड जो है जब बैक बॉन्डिंग करता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कैसे कम हो जाती है, इसके बारे में हमने डिस्कस करी। अभी ये टॉपिक और डिटेल में है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।